तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है अपना। हम आईबीसी एंड वैदिक सभ्यता कवर कर चुके हैं। अगला टॉपिक जो है वो महाजनपद। महाजनपद नाम आपने सुना ही होगा। महाजनपद का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। देखो, महाजनपद एक्चुअली में 3 शब्दों से बना हुआ है, महा, जन और पद। महा यानी महान, जन यानी कबीले, और पद का मतलब पैर, यानी महान कबीले के जहाँ जहाँ पे पैर पड़े हैं और वहाँ पे उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया है, तो उसे महाजनपद नाम दिया गया है। ठीक है, तो महान कबीले के पैर, बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण होने लग गया है और नए नए शहरों का उदय होने लग गया है महाजनपद काल के समय पे। ठीक है, और इसका जो समय माना गया है वो 600 बीसी के आसपास वाला बनाया गया है। ठीक है, फिक्स नहीं है, बट 600 बीसी के आसपास में, यानी 700 बीसी से लेके और 400 बीसी तक बहुत सारे महाजनपद जो हैं वो उदय होने लग गए हैं और महान कबीले बनने लग गए हैं और वो शहर बना करके राजधानी बनाने लग गए हैं। ओके, ये अपना मैंने शुरुआत में जो बताया था कि एंशिएंट हिस्ट्री हम इस तरीके से पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं, बता चुका हूँ। जब लेखन का विकास नहीं हुआ था उसमें हमने टॉपिक पढ़ा था स्टोन एज और धातु युग वाला। उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल का टॉपिक पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद में ऐतिहासिक काल में हम वैदिक युग कवर कर चुके हैं, ऋग्वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग देख चुके हैं। और अभी जो टॉपिक है अपना महाजनपद, और साथ में मगध का विस्तार भी देखेंगे और नंदबंद और सिकंदर के आक्रमण तक चलेंगे। उसके बाद में हम अगले टॉपिक जो लेंगे वो धर्म सुधार आंदोलन, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित लेंगे। उसके बाद में फिर हम मौर्य वंश की तरफ चलेंगे, साथ में एक जगह पे दक्षिण में जो राज्य चल रहे थे संगम युग वहाँ लेंगे। उसके बाद में हम विदेशी आक्रमण और युगुप्त काल को लेंगे। उसके बाद में हमारा पुष्यभूति वंश आएगा और अन्य विविध में ये सारे के सारे शामिल कर लिए जाएंगे। ओके, तो महाजनपद काल आपको बता दिया। महाजनपद का मतलब महान कबीले के पैर, बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण हुआ और शहरों का उदय हुआ। अच्छा ठीक है, देखते हैं महाजनपदों की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। उत्तर वैदिक काल में आपको मैंने बताया कि कबीले थे, वहाँ पे जन, राजन वगैरह ऐसा सिस्टम होने लग गया था। विश्व, जन और राष्ट्र इस तरीके से निर्माण होने लग गए थे। तो उत्तर वैदिक काल के जो कबीले थे वो अपने गंगा यमुना वाले क्षेत्र में, गंगा यमुना का जो उपजाऊ मैदान है उसकी तरफ माइग्रेंट होने लग गए थे। इंडिया में गंगा यमुना और गंगा के बीच में जो दोआब है वहाँ पे माइग्रेंट होने लग गए थे। तो वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी मिली उन्हें, बारिश अच्छी होती थी, नदियाँ थीं, तो उत्पादन जो है वो अधिक होने लग गया। और जब उत्पादन अधिक हो जाता है, सरप्लस उत्पादन हो जाता है, तो आदमी फ्री हो जाता है, खाने की टेंशन फिर मुक्त हो जाता है वो। तो फिर वो निस्थायी निवास करके अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है और दिमाग लगाने पे वो हथियार भी बनाता है और हथियार बनाने के बाद में वो साम्राज्य विस्तार करने लग जाता है। ठीक है, अब ये कबीलों के द्वारा समूह बनाए जाने लगे और क्षेत्रों पर अधिकार किया जाने लगा। स्थायी निवास से क्षेत्रीय जन और राष्ट्रों का निर्माण हुआ, जन और राष्ट्र बनने लग गए और ये जन जब बड़े होने लग जाएंगे तो महाजनपद बनने लग जाएंगे। ओके, कुछ साम्राज्य बहुत बड़े हो गए जिन्हें क्या कहा गया, महाजनपद कहा गया। देखो, बौद्ध धर्म में एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म ग्रंथ है ये अंगुत्तर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। वैसे महाजनपदों का उल्लेख अपने ब्राह्मण ग्रंथों में भी है, उसके अलावा जैन धर्म के ग्रंथों में भी है। ठीक है, और लेकिन संख्या में भी बहुत अंतर दिखता है, कहीं कहीं पे 15, कहीं कहीं पे 12 के आसपास में बताए गए हैं। लेकिन हमने बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय को सबसे अधिक सटीक माना है और उसके 16 महाजनपदों के उल्लेख को संपूर्ण मान लिया है। ओके, उसके हिसाब से अपनी हिस्ट्री डिजाइन कर लिए। वही बात दोबारा से इंग्लिश में बोल देता हूँ। ट्राइबल सेटलमेंट हुए, ट्राइबल किंगडम बनने लगे, यानी कबीलों का स्थायी निवास हुआ, उन्होंने साम्राज्य बनाने लगे, जनपद बनाने लगे और जनपद से क्या बन गए, महाजनपद बनने लग गए। ओके, अब देखते हैं मैप में ये 16 महाजनपद कहाँ कहाँ थे और कैसे कैसे थे। 16 महाजनपद समय जो है वो 600 बीसी के आसपास वाला है। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं और कैसे हैं ये पूरा का पूरा हम मैप में इसमें देखते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने ये दिशा में, एक बार फिर से आपसे बता देता हूँ। ये पूरब, ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं उत्तर और पश्चिम वाले क्षेत्र से। ऊपर ही ऊपर यहाँ पे अफगानिस्तान की साइड में आपको दिख रहा होगा कम्बोज वाला क्षेत्र, अफगानिस्तान के पास में ही गांधार वाला क्षेत्र है। जैसे कि मान सकते हो अफगानिस्तान की राजधानी कंधार है, तो कहीं कहीं ऐसा माना जाता है गांधार और कंधार एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं हरियाणा और दिल्ली के पास वाला जो क्षेत्र है कुरु महाजनपद है। ओके, अपने जयपुर और विराटनगर के पास वाला जो क्षेत्र है मत्स्य जनपद है। अपना मथुरा, भरतपुर, धौलपुर ये वाला जो क्षेत्र है, आगरा ये वाला जो क्षेत्र है सूरसेन जनपद है। ओके,
अवंती एमपी के साइड में है। उसके बाद में चेती है, ये भी एमपी में पड़ता है। वत्स जो है वो एक तरीके से एमपी और यूपी के बीच में पड़ने वाला है। ऊपर से इस साइड से देखेंगे तो पांचाल जनपद, उसके बाद में कौशल जनपद, महाजनपद है एक्चुअली में, कौशल महाजनपद, पांचाल जनपद, महाजनपद। मल्ल ये थोड़ा सा हिस्सा नेपाल में पड़ने वाला है। काशी ये यूपी में पड़ता है, आपको पता ही है। उसके बाद में मगध जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है आगे आने वाले समय पे, ये वाला जो क्षेत्र है मगध का, यहाँ वाला जो क्षेत्र है मगध का। उसके बाद में अंग, ऊपर की साइड में चलेंगे तो बज्जी, और सबसे दक्षिण में जो है वो अस्मक नाम से, दक्षिण में सबसे अस्मक नाम से है, वो सबसे दक्षिण में है। उसके सबसे अगर पूर्व की बात की जाए तो सबसे पूर्व में जो है वो अंग है, अंग महाजनपद। और सबसे पश्चिम में अगर बात की जाए तो कम्बोज महाजनपद है। कम्बोज पश्चिम में भी है और अगर उत्तर में भी देखा जाए तो कम्बोज ही आएगा। ओके, और अपना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमेशा भारत के इतिहास में रोल निभाने वाला है वो 5000 साल से रोल निभा रहा है, कुरु जनपद वाला क्षेत्र, जो हरियाणा और दिल्ली वाला क्षेत्र जिसमें शामिल होता है। ओके, यहाँ से इंद्रप्रस्थ वगैरह इसकी राजधानी रही थी। ओके, तो ये 16 महाजनपद हैं, आपको नाम याद रख लेने हैं। कम्बोज, गांधार, कुरु, सूरसेन। एक बार मैं दोबारा से आपको क्लियरली इस सारे को मिटा के दोबारा से बोल देता हूँ कौन कौन से हैं। नाम आपको हमेशा ही याद रखने हैं। ओके, कोशिश करना नाम याद रखने की। नंबर 1 कम्बोज, दूसरा गांधार, तीसरा नंबर कुरु, चौथा सूरसेन, पाँचवा मत्स्य, छठवां अवंती, सातवां चेतीय, आठवां वत्स, नौवां पांचाल, 10वां कौशल, 11वां मल्ल, 12वां बज्जी, 13वां कौशल काशी, 14 मगध, 15 अंग और 16 अस्मक। तो ये नाम आप कैसे भी करके याद कर लेना। मैंने यहाँ पे दोबारा से लिखा नहीं है, बट आपको कंटिन्यूसली 1 से लेकर 16 तक इसका लिख लेना है। ओके, तो ये मैप में मैंने आपको बता दिया है। और ये वाला जो साम्राज्य रहने वाला है ये आगे बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, क्योंकि ये सभी साम्राज्य जो हैं इधर वाले ये आपस में लड़ते रहते हैं और इनमें कोई भी बड़ा साम्राज्य नहीं बन पाया है। लेकिन मगध साम्राज्य को अलग से एडवांटेज मिले हैं, तो मगध साम्राज्य अपना साम्राज्य विस्तार कर लेता है। तो ये महाजनपद हैं, 16 महाजनपद, अंगुत्तर निकाय में इनका उल्लेख है। ये आप क्लियरली देख लेना और पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये तो अपने हाथों से मैप बनाने की कोशिश करना और मैप में ये सारा का सारा एक बार दिखा लेना, ताकि आपको अभ्यास हो जाएगा और सारे राज्यों के नाम भी याद कर लेना। ओके, चलो आगे चलते हैं। महाजनपदों की विशेषताएं देखते हैं। महाजनपदों की विशेषताएं क्या रहीं? देखो, यहाँ पे किलों का निर्माण होने लग गया। उससे पहले जब उत्तर वैदिक शासन था वहाँ पे ग्रामीण सभ्यता थी और गांव में ही नॉर्मली जन वगैरह इस तरीके से कबीले होते थे, वो अपना राजन चुन लेते थे। ये जनतांत्रिक प्रक्रिया थी, जनतांत्रिक यानी लोकतांत्रिक बोल सकते हो, लोगों के द्वारा चुने जाते थे। लेकिन महाजनपद आते आते किलों का निर्माण होने लग गया और राजा का जो है वो वंशानुगत होने लग गया है, यानी जन्मजात, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, इस तरीके से होने लग गया। ठीक है, तो किलों का निर्माण किया तो किलों के फायदे क्या रहे? आक्रमणों से रक्षा होने लग गई। अगर बाहर से कोई आक्रमण करा तो किलों के कारण उसकी सुरक्षा हो जाती है। और कुछ राजा अपना किला इतना भव्य बनवाते थे ताकि आसपास के लोगों को उनकी शान शौकत दिखाने का मौका मिल जाए। ओके, तो इसके बाद किलों के ये महाजनपदों की विशेषता में एक तो एक किलों का निर्माण होने लग गया, जो कि उत्तर वैदिक शासन से अलग था। महाजनपदों में आपसी संघर्ष भी होते रहे थे, सभी महाजनपदों में आपसी संघर्ष होते लगे, लेकिन धीरे धीरे मगध साम्राज्य अधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। अब देखो, मगध साम्राज्य के उभरने के कारणों में सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी लोकेशन। देखो, ये लोकेशन मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। ये अगर पूरा इलाका में अगर मानूँ, ये वाला अगर इलाका मानूँ, तो ये वाला जो इलाका है वो मगध साम्राज्य का इलाका था शुरू में। धीरे धीरे इस मगध साम्राज्य ने इधर वाले क्षेत्रों को कब्जे में लेना शुरू किया, ऊपर वाले क्षेत्रों को, इधर अंग जो है उसको कब्जे में लेना शुरू किया और मगध साम्राज्य जो है वो फैलता चला गया। एक समय ऐसा है कि पूरे उत्तरी भारत वाले क्षेत्र में मगध साम्राज्य का शासन हो गया। अब इसमें मगध साम्राज्य क्यों विस्तार हुआ, ये हम कारण देखते हैं आगे। मगध साम्राज्य के उदय के कारण, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। ओके, भौगोलिक अवस्थिति, सबसे पहले तो आपको बता चुका हूँ भौगोलिक अवस्थिति कैसी है, ये देख लीजिए आप। भौगोलिक अवस्थिति क्या है? भौगोलिक अवस्थिति का सबसे पहला वादा ये है कि गंगा नदी के किनारे है और सोन नदी, ये दोनों ही नदियाँ हैं। अगर दोनों ही नदियाँ हैं तो पानी की कोई कमी नहीं है। ज़मीन उपजाऊ है, ज़मीन उपजाऊ है तो वहाँ पे सरप्लस हो जाएगा, यानी खेती के कारण वहाँ पे खाद्यान्न उत्पादन अधिक होगा, तो लोगों को खाने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब जब खाने की प्रॉब्लम नहीं रहती है तो मनुष्य अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है, नए नए हथियार बनाना शुरू कर देता है, अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर देता है। तो पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण रहा कि यहाँ नदियों के आसपास वाला क्षेत्र, उपजाऊ मैदान, इसके कारण, भौगोलिक अवस्थिति के कारण। ओके, तो पहला इसका इम्पोर्टेंट कारण रहा भौगोलिक स्थिति।
उसके बाद में समृद्ध लोहे की खानें मिल गई। एक्चुअली में यहाँ पे इधर की साइड में बहुत सारी खनिज पदार्थ मिले थे। यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू भी है उसके पास में, तो ये झारखंड वाला इलाका भी इसके कब्जे में आता था। तो वहाँ पे बहुत सारी समृद्ध लोहे की खानें मिल गई, और जब लोहे की खानें मिल गई तो वहाँ पे अधिक मजबूत हथियार बनाए जाने लग गए। तलवार वगैरह, धनुष बाण वगैरह ये अधिक मजबूत बनाए जाने लग गए। तो उससे मगध साम्राज्य को एक एडवांटेज मिल गया। अगला गंगा का मैदान है, अधिक उपजाऊ है तो अधिक उत्पादन होने वाला है, तो अधिक मात्रा में सेना का निर्माण। जब आपके पास में खाने की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसके बाद में फिर वो सरप्लस में आ जाते हैं, तो सेना रखने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शुरुआत में सेना के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती थी, खाने का सामान देना ही, रसद जिसे बोलते हैं, उस टाइप में दिया जाता था। बाद में वेतन वगैरह तो बहुत बाद में शुरू हुए, शुरुआत में ही सेना के लिए खाद्यान्न वगैरह या रसद वगैरह वस्तुएँ इस तरीके से दी जाती थी। ओके, जंगलों से वहाँ पे पास में ही बहुत सारे जंगल थे, उधर की साइड में झारखंड वाले जंगल और बिहार के जंगल धीरे धीरे काटे जा रहे थे वहाँ पे, तो वो लकड़ियाँ बहुत प्राप्त हो रही वहाँ पे, और लकड़ियों से वो महल वगैरह उनमें बनाने में, राज्य बनाने में उनके लिए सहायता मिल रही है। और दूसरा, जंगलों से वहाँ की साइड में हाथी प्राप्त हो रहे हैं, और ये हाथी किस काम में आने वाले हैं? ये हाथी सेना के काम में आने वाले हैं। ठीक है, हाथियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है सेना के रूप में, जबकि अन्य जो महाजनपद थे उनके पास में हाथियों वाला एडवांटेज नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ की राजधानी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, रणनीतिक महत्व की है। एक तो है राजगृह राजधानी और एक है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है वो आज के समय की पटना है, और राजगृह वो राजधानी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। दोनों ही राजधानी अवस्थित हैं जो बहुत अच्छी जगह पे हैं। राजगृह जो है वो 5 पहाड़ियों के से घिरा हुआ है, तो प्राकृतिक रूप से उसे सुरक्षा मिल गई, तो उसका रणनीतिक महत्व अच्छा है। बाकी अगर कोई दूसरा राज्य या महाजनपद आक्रमण करना चाहे तो 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण उसे पहले से प्राकृतिक सुरक्षा मिली हुई है। पाटलिपुत्र जो है वह सोन और गंगा नदी के बीच में स्थित है, तो वहाँ पे जल दुर्ग एक तरीके से बना हुआ है, तो चारों तरफ नदियाँ हैं, तो जल दुर्ग बाहर से आक्रमण होने पर प्राकृतिक सुरक्षा मिल रही है जल दुर्ग की, सोन और गंगा नदियों के बीच होने के कारण। ठीक है, और उससे अलग इम्पोर्टेंट बात थी कि वहाँ का जो मगध का सोसाइटी था, समाज था, वो अनऑर्थोडॉक्स था, यानी नई नई चीज़ें जो आ रही थी उन सबको एक्सेप्ट कर रहा था वो, उसे किसी भी एक तरीके से किसी भी विचारधारा से बंधा हुआ नहीं था। ऋग्वैदिक विचारधारा और या उत्तर वैदिक विचारधारा या ब्राह्मण ग्रंथ उस टाइप में फिक्स नहीं बना हुआ था, नई नई विचारधाराओं को वो जन्म दे रहा था, और जहाँ पे भी नई विचारधारा आती है वही समाज प्रगति करता है। ये एलिमेंट आप हमेशा याद रखना, जहाँ पे भी नई नई विचारधारा आएंगी सभी विचारधाराओं को सम्मान मिलेगा, वो समाज जो है वो हमेशा उन्नति करेगा। जैसे कि यूएसए का एग्जाम्पल देख सकते हैं, वहाँ पे विश्व की सभी विचारधाराओं का संगम है। ओके, उसके बाद में व्यापार बढ़ोतरी, यहाँ पे आपको मैंने बताया कि लोहे की खानें मिल गई, उसके बाद में हाथी मिल गए, और उसके बाद में लकड़ी का उत्पादन हो रहा है, अधिक उपजाऊ ज़मीन है, और उपजाऊ ज़मीन होने के कारण अधिक उत्पादन हो रहा है, तो फिर ये सब व्यापार करने लग जाते हैं, नए नगरों का निर्माण करने लग जाते हैं, और धातु संपत्ति इन सब का व्यापार करने लग जाते हैं। तो राजा को टैक्स के रूप में कर प्राप्ति होती है, टैक्स प्राप्त होता है, और उससे वो अधिक मजबूत सेना और अधिक मजबूत राज्य बनाने लग जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे कारण हैं जो मगध साम्राज्य के उदय के कारण रहे। अब देखते हैं मगध साम्राज्य में कौन कौन से राजवंश उदय हुए। मगध क्षेत्र के विभिन्न राजवंश, क्षेत्र में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कर्ण वंश, ये अलग अलग वंश रहे। इनमें से संस्थापक जो माना जाता है, शुरुआत जो मानी जाती है हर्यक वंश से ही मानी जाती है कि हर्यक वंश ने मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत की थी, हर्यक वंश। उसके बाद में शिशुनाग वंश आता है, उसके बाद में नंद वंश आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है मौर्य वंश, जो चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य के द्वारा स्थापना की गई थी। उसके बाद में इसी वंश का शासक रहा अशोक, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, महान अशोक जिसे आप नाम सुनते हैं। तो मौर्य वंश का एक अलग से टॉपिक आता है अपने यहाँ पे लेक्चर सीरीज में, अपना धर्म सुधार आंदोलन के बाद में मौर्य वंश देखा जाएगा। ओके, उसके बाद शुंग वंश और कर्ण वंश ये हैं, इनका कोई खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन एक एक करके हम इन तीनों वंशों को देखते हैं। उसके बाद में हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कि अपना धर्म सुधार आंदोलन है। उसमें देखेंगे कि धर्म सुधार की ज़रूरत क्या पड़ी और किस किस तरीके से धर्म सुधार किया गया समाज के अंदर। ओके, बात करते हैं हर्यक वंश। पहला जो है हर्यक वंश का समयकाल जो निर्धारित किया गया है वो 544 बीसी से लेकर 413 बीसी का निर्धारित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक तरीके से वो मैप बनाया गया, स्केल बनाया है। तो बिंबिसार नाम के एक राजा थे 544 से 492 बीसवी, उसके बाद में उनका बेटा आया अजातशत्रु 492 से 460, उसके बाद में उदयन 460 से 444 बीसी। ये सब बीसी की बात चल रही है, यानी बिफोर क्राइस्ट की बात चल रही है। ओके,
तो यहाँ पे उल्टा चलेगा, 544 से 499 तक आएगा। उसके बाद में ये इस तरीके से ये उल्टा चलेगा, क्योंकि ये बिफोर क्राइस्ट की बात चल रही है। एक एक करके देखिए। बिंबिसार जो है वो प्रथम शक्तिशाली शासक था और वास्तविक संस्थापक था हर्यक वंश का। ओके, प्रथम शक्तिशाली शासक था और वास्तविक संस्थापक था हर्यक वंश का। इसने राजगृह को राजधानी बनाया था, और जैसा कि मैंने बताया राजगृह जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो उसका अपना रणनीतिक महत्व था। बिंबिसार का जो राजवैद्य था वो जीवक था, और बुद्ध और महावीर के समकक्ष थे। बिंबिसार जी जो थे बुद्ध और महावीर के समकक्ष थे। अब जीवक को उन्होंने बुद्ध की सेवा में भी भेजा था। ओके, उसके बाद में इनका बेटा अजातशत्रु इनको मार देता है, बिंबिसार को मार देता है, और इनको मार करके वो अपने पिता को मार करके गद्दी पे बैठता है। अजातशत्रु का टाइम रहता है 492 से 460 BC का। ओके, साम्राज्य विस्तार पर अधिक जोर देता है। ये भी बहुत शक्तिशाली राजा था, बिंबिसार भी, प्रथम वाला भी, और ये अजातशत्रु बहुत अधिक तीव्र गति से साम्राज्य विस्तार करता है। ठीक है, ये सभी क्षेत्रों को अपने हिस्से में मिला लेता है। ओके, प्रथम बुद्ध काउंसिल इसी के समय पे आयोजित की गई राजगृह में। उस समय गौतम बुद्ध को निर्माण प्राप्ति हुई, यानी गौतम बुद्ध जी की डेथ हुई थी, और उनके बाद में वहाँ पे प्रथम बुद्ध काउंसिल की गई थी राजगृह में। अजातशत्रु उस समय उसके राजा थे। ओके, तो ये याद रखना है, प्रथम बुद्ध काउंसिल में बताया जाएगा। और इनके समय पे 2 हथियारों का निर्माण भी हुआ था। स्पेशल हथियार हैं, साम्राज्य विस्तार से तेजी मिली इसमें। ठीक है, क्या क्या नाम है? महाशिलाकंटक और रथमूसल। अगर आपने मूवी देखी हो बाहुबली, तो बाहुबली में इन दोनों ही हथियारों का यूज किया गया है। देख लीजिए, ये महाशिलाकंटक हथियार है और ये रथमूसल। देख लीजिए, ये जो है वो बाहुबली के हिस्से में आता है, अमरेंद्र बाहुबली के हिस्से में आता है। और जो हथियार है जो अपने घोड़े पर आगे की साइड में इस तरीके से ये अलग जो लगाए गए हैं, इससे अगर घोड़ा चलेगा और इसके साथ में घूमता रहेगा तो सामने वाली सेना जो है वो उसमें हाहाकार मच जाएगी, सामने वाली सेना में हाहाकार मच जाएगा। और इसी तरीके से ये वाला जो है आपने बाहुबली में देखा हुआ है कि यहाँ पे ये गोला है, उस गोले को फेंका जाएगा इसके माध्यम से, तो ये दूसरी सेना में जा कर के गिरने वाला है। तो ये जो 2 हथियार यूज किए गए हैं, महाशिलाकंटक और रथमूसल, जो है वो बनाए गए थे इसी के समय पे, अजातशत्रु के समय पे। तो इसने अपना साम्राज्य विस्तार बहुत अधिक कर लिया था। उदयन, उसके बाद में आता है उदयन। एक्चुअली में जैसे बिंबिसार को मारा था अजातशत्रु ने, सेम टू सेम उदयन ने मार दिया अपने पिता अजातशत्रु को। इन्होंने नई राजधानी बनाई पाटलिपुत्र में, अपने पिता को मारकर ये गद्दी पर बैठे थे। इसके बाद में एक नागदशक नाम का हर्यक वंश का अंतिम शासक आता है, जो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और इनका जो अमात्य था, सेनापति था शिशुनाग, वो इसे हरा करके अपनी गद्दी पर बैठ जाता है और नागदशक को गद्दी से हटा देता है और शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता है। तो नेक्स्ट जो वंश है वो अपना शिशुनाग वंश है। शिशुनाग वंश का जो समय है वो 413 BC से 345 BC के आसपास में है। शिशुनाग और शिशुनाग का बेटा कालाशोक, ये 2 ही रहे हैं मेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन्होंने अवंती और वत्स को मगध में मिला लिया। ठीक है, अवंती और वत्स वाला जब क्षेत्र मिल जाएगा तो मगध का जो साम्राज्य विस्तार हो जाएगा वो अधिक हो जाएगा। ठीक है, वैशाली को इन्होंने दूसरी राजधानी बना लिया, एक स्पेशल राजधानी, मतलब पहली वाली राजधानी तो है ही राजगृह, और एक्स्ट्रा राजधानी बना लिया है वैशाली को, ताकि अन्य जो क्षेत्र हैं उन पर अधिकार बना रहे। ओके, राजगृह तो रहेगी राजधानी, साथ साथ में वैशाली को भी राजधानी बना लिया है। कालाशोक के समय पे द्वितीय बौद्ध संगीति हुई वैशाली के अंदर, ये आपको याद रखना है, और बौद्ध संगीति वाले पॉइंट में आएगा ही। उसके बाद में हम बात करते हैं नंदवंश। नंदवंश के 2 ही इंपॉर्टेंट राजा रहे, महापद्मानंद और धनानंद। महापद्मानंद जो है, जो उन्हें एक राट कहा जाता है, एक छत्र कहा जाता है। और नंदवंश की खास बात ये मानी जाती है कि ये गैर क्षत्रिय साम्राज्य था, ये गैर क्षत्रिय साम्राज्य था, और माना जाता है कि ये शूद्र थे, शूद्र भी माना जाता है कि ये शूद्र थे। तो पहला गैर क्षत्रिय शासक था ये नंदवंश के, तो मे भी शूद्र, ऐसा हो सकता है कि ये शूद्र हों। अन्य नाम इनका सर्व क्षत्रांतक, यानी सभी क्षत्रियों को अंत करने वाला, ये अन्य नाम था इनका। ओके, महापद्मनंद के बाद में आते हैं धनानंद। तो धनानंद के टाइम पे ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था। उसके बाद में इनका जो बिहेवियर था वो बहुत ख़राब था, एरोगेंट थे, ऑपरेसिव रूलर थे, जनता पे शोषण करते थे, अधिक करारोपण कर रखा था, जनता परेशान थी। और इन सभी कंडीशनों को देख के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चाणक्य या कौटिल्य, वो इनके दरबार में आए थे कि महाराज आपने ऐसी स्थिति खराब कर रखी है अपने साम्राज्य की, और उधर की साइड से विदेशी आक्रमणकारी यानी सिकंदर नहीं तो कोई दूसरा आने वाला है। इस तरीके से सिकंदर तो वापस चला गया, लेकिन कुछ समय बाद दूसरा आने वाला है, तो आप अपने राज्य को मजबूत कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने राज्य पे।
चाणक्य जो थे वो ब्राह्मण थे ऐसा माना जाता है। तो इस धनानंद ने इस चाणक्य का अपमान कर दिया था। तो उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं धनानंद तुम्हें हराऊंगा। उसके बाद में चाणक्य जी गए और उन्होंने अपने मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण दिया और धनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई। ओके, अब देख लेते हैं उस समय विदेशी आक्रमण होना शुरू हो गए थे अपने भारत पर। तो समकालीन जिस समय हम महाजनपद काल की बात कर रहे हैं 600 बीसी 500 बीसी के आसपास में, उस समय विदेशी आक्रमण जो होने लग गए थे वो शुरुआत हो चुकी थी। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र में विदेशी आक्रमण हो रहे हैं। नॉर्मली इधर की साइड से ही विदेशी आक्रमण होने वाले हैं, पश्चिम उत्तर साइड से ही, और ज़्यादातर कंबोज गांधार इनको ही क्षेत्रों को नुकसान करने वाले हैं। और वो शुरुआत में यहाँ पे विदेशी शासन भी होने लग जाएगा। ओके, उत्तर पश्चिम के महाजनपद का आपसी संघर्ष होता था। कंबोज और गांधारी आपस में लड़ते रहते थे। तो इसके कारण कोई ताकतवर साम्राज्य नहीं बन पाया था। लाइक मगध मगध जो है वो काफ़ी ताकतवर बन गया था। तो उससे अगर कोई विदेशी आक्रमणकारी आता था तो उससे डरते थे। तो मगध जो है वो काफ़ी ताकतवर था, लेकिन ये आपस में लड़ने के कारण ताकतवर नहीं बन पाए थे। तो ये छोटे छोटे साम्राज्य रहे। इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाकर विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया, जैसे कि पर्शियन इन्वेजन हुआ और मैकडोनियन, यानी जिसे अपना ग्रीस बोलते हैं, मकदूनिया जिसे हम बोलते हैं, मकदूनिया, यूनान या ग्रीस कुछ भी बोल सकते हैं, मकदूनिया। ओके, तो ये उधर की साइड से लोग आने लगे और भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। ओके, सबसे पहले जो अपना भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी वो माना जाता है वो साइरस को माना जाता है। साइरस का जो काल था वो इतना था 558 बीसी से 529 बीसी। फिक्स टाइम पता नहीं भारत पर कब आक्रमण किया था, लेकिन प्रथम विदेशी आक्रमणकारी जो माना जाता है वो साइरस को माना जाता है। ये पर्शियन थे। पर्शियन यानी अपना इराक ईरान वाला जो क्षेत्र है, इराक ईरान वाला जो क्षेत्र है वो पर्शियन क्षेत्र है, वहाँ से आए थे, वो आक्रमणकारी थे। डायरस आए, उसके बाद में इन्होंने 516 बीसी के आसपास में पंजाब सिंधु तक आक्रमण कर दिया और इनका एक्चुअली में वहाँ पे शासन भी होने लग गया। यानी ये कंबोज और गांधार जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लग गए और यहाँ पे विदेशी शासन शुरू हो गया था। सिकंदर आया था 326 बीसी में, भारत पर आक्रमण किया था इन्होंने सिकंदर ने, और पश्चिमी क्षेत्रों पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया था। सिकंदर जो था वो मकदूनिया ग्रीस का राजा था। खैबर दर्रा है पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खैबर दर्रा। तो नॉर्मली जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए हैं, जैसे कि मैं आपको पता होगा भारत के उत्तर में जो रक्षा करता है वो हिमालय रक्षा करता है, और इधर की साइड में भी पाकिस्तान वाले और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हिंदुकुश पर्वतमाला है। लेकिन जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए उनके बीच में कहीं ना कहीं गैप उनको मिला हुआ है, यानी दर्रे बने हुए हैं। दर्रा मतलब दो पहाड़ियों के बीच वाला क्षेत्र खाली जहाँ से आप आ जा सकते हैं। तो जितने भी आक्रमणकारी आए वो दर्रों के बीच में से आए। तो उसमें खैबर दर्रा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से विदेशी आक्रमणकारी का प्रवेश होता था भारत के अंदर। तो उनका सामना राजा पोरस के साथ में हुआ था। राजा पोरस ने बहुत संघर्ष किया था, लेकिन राजा पोरस हार गए थे। लेकिन उसके बाद में सिकंदर ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था, क्योंकि सिकंदर की जो सेना थी वो डर गई थी। किसके? नंद वंश की जो अधिक सेना थी उससे डर गई थी। और आप मैंने बताया था मगध साम्राज्य जो था वो काफ़ी अधिक मजबूत साम्राज्य था, मगध साम्राज्य, तो उससे डर गई थी वो सेना। उसके बाद में वो आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इस तरीके से अपना ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। टॉपिक का नाम था महाजनपद। महाजनपद में हम 16 महाजनपद देखे, और इनका जो वर्णन है अंगुत्तर निकाय में हमने बताया। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। मैप हमने बता दिया, मैप में आपको बताया 16 महाजनपद की लोकेशन। उन महाजनपदों के उदय का कारण बताया मैंने, कैसे उदय हुए। महाजनपद का आपको मतलब बता दिया, और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये मगध साम्राज्य के उदय के कारण क्या क्या रहे। फिर मगध साम्राज्य के अलग अलग शासकों की मैंने बताया, हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद में अपना शिशुनाग वंश, और उसके बाद में अपना नंद वंश, ये 3 बता दिए। अगला जो पॉइंट आएगा, वो अगला जो वंश आएगा वो मौर्य वंश आएगा। मौर्य वंश एक अलग से टॉपिक है, लेकिन उससे पहले हम अपना धार्मिक आंदोलन देखेंगे। धार्मिक आंदोलनों में अपना जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उसके अलावा भी बहुत सारे धार्मिक आंदोलन हुए थे, जैसे कि आजीवक संप्रदाय आया था, चारवाक संप्रदाय आया था। लेकिन इन सब को हम अपने फुल कोर्स में देखेंगे, यहाँ पे नहीं, क्योंकि इनसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म से सवाल पूछे जाते हैं, तो क्रैश कोर्स में इनको कवर करेंगे। ओके, चलो हम नेक्स्ट टॉपिक की चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय इतिहास लेक्चर सीरीज में। इसमें हम महाजनपद काल के बारे में देखेंगे। उस समय ऋग्वेद उत्तरवेद खत्म होने के बाद में 600 से 300 बीसी के आसपास में, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के आसपास में कुल 16 महाजनपद बन चुके थे। तो उन 16 महाजनपदों के नाम देखेंगे, उनकी राजधानियां देखेंगे, उनके क्षेत्र देखेंगे,
और बाद में हम इन 16 महाजनपदों को नक्शे में बनाएंगे, भारत के नक्शे में, जहाँ पे भी जिस जिस जगह पे ये महाजनपद लोकेट थे उन्हें बनाएंगे। वैसे महाजनपदों का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन अगले जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद में मगध साम्राज्य, ये सारे इन महाजनपदों से रिलेटेड हैं। अगर आपको महाजनपदों का लोकेशन लोकेट करना समझ में आ गया, कौन सी जगह पे कौन सा महाजनपद है, तो आगे आने वाले टॉपिकों को पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि महाजनपद का मतलब क्या होता है। महाजनपद, 3 शब्द मिल रहे हैं इसमें। पहले तो ये देख लीजिए, महाजनपद का काल जो है 600 से 300 बीसी का है, जबकि मैं पहले बता चुका हूँ जो वैदिक काल था 1500 से 600 बीसी के आसपास में माना जाता है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा था, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी, उसके बाद में उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में। अब बात कर रहे हैं महाजनपद, उसके लिए समय दिया गया है 600 से 300 बीसी। आगे ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री का मैं पहले लेक्चर इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, हमें इतना फिक्स मालूम नहीं है। हम बस जो हमें बुक मिल रही हैं उनके हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा रहा होगा। सन, देखो ये जो हम यूज करते हैं सन 2017 2018, आज से 150 साल पहले हम जानते ही नहीं थे। हमारे यहाँ अपने देसी पंचांग या देसी कैलेंडर होते थे, उनमें महीने वो देसी हिंदी के हिसाब से होते थे, तो सन के बारे में हम जानते ही नहीं थे। तो उस समय के हिसाब से जो पुस्तकों में लिखा हुआ है उनको हमने अनुमान लगा के माना है कि महाजनपद काल 600 से 300 बीसी के आसपास में रहा होगा। तो ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन आपको 600 से 300 बीसी का याद रखना है। सबसे पहले देखिए, महाजनपद 3 शब्दों से मिलकर बना है, महा, जन और पद। महा का मतलब हो जाता है बड़ा, जन का मतलब होता है कबीला, लोग, इस तरीके से ट्राइब मानते हैं इसमें कि बहुत बड़े ट्राइब। मैंने ऋग्वेद में बताया था, ऋग्वेद में लोग गांव में रहते थे, बिल्कुल गांव में रहते थे, और वहां पे राजा नहीं होते थे। ऋग्वेद में जो सबसे बड़ी इकाई होती थी वो जन होती थी, यानी कि सबसे छोटा परिवार, उसके बाद में आता था ग्राम, ग्राम के बाद में वृष, और वृष के बाद में जन। वहां पे राज्य नहीं होते थे। जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक की तरफ बढ़े, वहां पे राज्य और राष्ट्र बनने लग गए। राज्य राष्ट्र बनेंगे तो सेना रखनी पड़ेगी, और सेना रखनी पड़ेगी तो टैक्स सिस्टम भी बढ़ने लग जाएगा। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, उसके बाद में उत्तर वैदिक में कृषि आ गया, और इस समय आते आते कृषि एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा और वहां पे सरप्लस में होने लग जाएगा अपने महाजनपद काल में। तो यहाँ पे जो राज्य होंगे वो बड़े होने, ऋग्वैदिक काल में राज्य थे नहीं, उत्तर वैदिक काल में राज्य छोटे थे, और महाजनपद यानी ये समय आए 600 से 300 बीसी, इसमें राज्य जो है वो बड़े होने लग जाएंगे। तो वो जो ट्राइब हैं वो इकट्ठे होने लग जाएंगी और बड़े क्षेत्र को कवर करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे ज्यादातर राजतंत्र आ जाएगा। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र की शुरुआत हो गई थी, महाजनपद में ज्यादातर कंडीशन में राजतंत्र, जबकि ऋग्वैदिक काल में मैंने बताया था वहां पे गणतंत्र था, वहां का राजा जो है जनता के द्वारा चुना जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र होने लग गया, राजा का बेटा राजा बनने लग गया, और महाजनपद काल में ये राज्य बड़े हो जाएंगे, महाजनपद हो जाएंगे। पद का मतलब होता है पैर। तो इससे मतलब हुआ कि बड़े कबीलों के पैर जिस क्षेत्र में पड़ जाएंगे वहां पे अपना राज्य बना लेंगे और उसे महाजनपद कहा जाएगा। अब महाजनपदों की हमें जानकारी जो मिलती है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में कुल 16 महाजनपदों का वर्णन है। ऐसे ही ब्राह्मण ग्रंथ है एक, भगवती सूत्र, उसमें भी महाजनपदों का वर्णन है, लेकिन उसमें महाजनपदों की संख्या जो है थोड़ी सी ज्यादा है। तो हम बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय को ही सटीक मानते हैं और उसके हिसाब से 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म, उसमें 16 महाजनपद है। भगवती सूत्र में भी महाजनपदों का वर्णन किया गया है। उस समय कुछ गणतंत्र भी रह गए थे। मैंने बताया था कि ऋग्वेद में गणतंत्र होते थे, धीरे धीरे उत्तर वैदिक में आते हुए राजतंत्र बनने लग गए, और महाजनपद में ज्यादातर ही राजतंत्र बन गए थे। महाजनपद काल के समय तक भी कुछ एक गणतंत्र बचे रह गए थे, जैसे कि मल्ल, बज्जी और एक शाक्य गणतंत्र। शाक्य गणतंत्र इस महाजनपदों में नहीं पढ़ा जाता है। तो अब हम उन 16 महाजनपदों के नाम देख लेते हैं, उनकी राजधानी देख लेते हैं और उनका क्षेत्र देखते हैं। ये हम सब फास्ट करेंगे। उसके बाद में हम इन 16 महाजनपदों को भारत के नक्शे में बनाएंगे कौन कौन सी जगह पे, और याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम पहले महाजनपद से। पहला जो महाजनपद है वो हम पढ़ेंगे गांधार। ये गांधार जो है अपने पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, इसकी राजधानी है तक्षशिला। गांधार का जो क्षेत्र है वो राजधानी है जो तक्षशिला है, और इसका जो क्षेत्र रहेगा पाकिस्तान वाला रावलपिंडी। इस तरीके से पढ़ेंगे, पहले महाजनपद का नाम, उसकी राजधानी और उसका क्षेत्र। उसके बाद में अपने राजस्थान के क्षेत्र में एक मत्स्य जनपद रहा था, मत्स्य महाजनपद, उसकी राजधानी रही थी विराटनगर, उसका क्षेत्र रहा था जयपुर और राजस्थान वाला। उसके बाद में अपना जो मथुरा वाला क्षेत्र है उसे शूरसेन महाजनपद के नाम से जाना जाता था, तो उसकी राजधानी मथुरा और क्षेत्र मथुरा वाला।
उसके बाद में हरियाणा में एक जगह है कुरुक्षेत्र, वहां पे कुरु नाम से महाजनपद बना था, और उसकी राजधानी जो दिल्ली के पास वाला क्षेत्र था, इंद्रप्रस्थ जिसे बोला जाता है, वहां रही थी, और उसका क्षेत्र रहेगा दिल्ली और हरियाणा। उसके बाद में 5वां नंबर पांचाल का है। पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर रहेगी। ये जो क्षेत्र आता है वो बरेली और बदायूं यूपी के पास में आता है। उसके बाद में 6वां नंबर रहेगा कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद पांचाल से थोड़ा सा इधर की साइड में, धीरे धीरे इस साइड में बढ़ते जाएंगे। कौशल बढ़ेगा, उसके बाद में मल्ल कौशल से आगे, और बज्जी मल्ल से थोड़ा सा आगे। देखेंगे नक्शा बनाएंगे तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कौशल की राजधानी रहेगी श्रावस्ती, और उसका जो क्षेत्र रहेगा आधुनिक अयोध्या वाला क्षेत्र रहेगा, जहाँ सरयू नदी बहती है, तो उसके आसपास में कौशल महाजनपद था। उसके बाद में मल्ल महाजनपद की बात करेंगे। मल्ल महाजनपद की जो राजधानी है वो कुशवती है, और इसका जो क्षेत्र है वो देवरिया यूपी वाला क्षेत्र है। उसके बाद में हम आ जाएंगे 8वां नंबर बज्जी। बज्जी की राजधानी वैशाली और मिथिला, और उसका क्षेत्र जो है बिहार में दरभंगा वाला क्षेत्र आ जाएगा। उसके बाद में हम 9वें नंबर पे आएंगे अंग। अंग की जो राजधानी है वो चंपा है, चंपा, और ये भागलपुर बिहार का क्षेत्र है, थोड़ा थोड़ा इसका पश्चिम बंगाल का हिस्सा भी आ जाता है। 10वां सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जो मगध, क्योंकि यही आगे जाने पर बाकी छोटे छोटे जो महाजनपद हैं बाकी बचे हुए, उन पे आक्रमण करके उन्हें अपने क्षेत्र में मिलाता जाएगा और मगध बड़ा होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि मगध पूरे भारत पे शासन करने लगेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय पे मगध साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब जो देश की जो राजधानी है, देश की सत्ता का केंद्र है, वो बिहार की साइड में केंद्रित होता जा रहा है। ऋग्वेद में जो मैंने बताया था पंजाब वाले क्षेत्र में रहते थे, उसके बाद में धीरे धीरे यमुना और गंगा दोनों नदियों के बीच वाला जो दोआब क्षेत्र है वहां आके रहने लग गए थे। उसके बाद में वो गंगा यमुना वाले क्षेत्र से बढ़ के अपने बिहार की साइड में आने लग गए हैं, और पटना, राजगृह, गिरिव्रज वाला जो क्षेत्र हो जाएगा, मगध वाला क्षेत्र, वो भारत की सत्ता का केंद्र होने लग जाएगा। ऋग्वेद में पंजाब, उसके बाद में गंगा यमुना, और उसके बाद में बिहार की तरफ। तो इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। महाजन काल में ये मगध इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसकी राजधानी गिरिव्रज, राजगृह, और ये जो आज का क्षेत्र है पटना और गया वाला क्षेत्र। उसके बाद में हम 11वें नंबर पे बात करेंगे काशी महाजनपद की। उसकी राजधानी वाराणसी। वाराणसी यूपी में पड़ता है, गंगा नदी के किनारे। भारत के प्रधानमंत्री वहीं से सांसद चुने गए हैं, तो वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी होगी। उसके बाद में वत्स महाजन पे आ जाएंगे। वत्स महाजन की जो है वो राजधानी कौशाम्बी होगी, जो आज के समय पे इलाहाबाद, जहाँ पे गंगा और यमुना का मिलन होता है, उस जगह के आसपास का क्षेत्र रहा होगा वत्स महाजन। उसके बाद में 13वां नंबर आएगा कंबोज महाजनपद। कंबोज महाजनपद की राजधानी है हाटक, और उसके बाद में हजारा जो क्षेत्र है यूपी का वो उसके आसपास में आता है। उसके बाद में 14वां नंबर है चेदी। ये इसकी राजधानी शक्तिमती है, और इसका जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड है। 15वां नंबर है अवंती। इसकी राजधानी है उज्जैन या माहिष्मती। माहिष्मती में देखेंगे। उसके बाद में मालवा, और ये यूपी वाला जो क्षेत्र रहेगा वो अवंती का आ जाएगा। और 16वां अंतिम बचा अस्मक। अस्मक अपने दक्षिण भारत में स्थित है। इसकी राजधानी पोटली या पाटन मानी जाएगी, और गोदावरी नदी क्षेत्र जो इसके आसपास में अस्मक महाजनपद बनेगा। तो हमने 16 महाजनपदों के नाम देख लिए हैं। अब इन महाजनपदों को बोर्ड पे बनाना है, आपको रटना नहीं है। इनमें से जो आपको याद करने हैं मैं उस नक्शे में एक एक करके बता दूंगा, ठीक है। रटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 16 महाजनपद ऐसे रटने से कोई काम नहीं चलेगा। बाकी एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते हैं इतने ज्यादा। जो पूछे जाएंगे मैं उनके बारे में बता दूंगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए बताया क्योंकि इनको अभी बोर्ड पे पढ़ना है, और उसके बाद में मैप बनाना इंपॉर्टेंट है। मैप में अगर बना लोगे तो उसके बाद आगे जब आप पढ़ोगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मगध साम्राज्य, तब आपको बहुत आसानी होगी। तब मैं अगर नाम लूंगा मल्ल, नाम लूंगा बज्जी या शाक्य या मगध या अंग, तो उस समय आपकी समझ में आ जाएंगे हम किस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो इमेज बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं पहले लेक्चर से भी यही बात कर रहा हूँ। जब तक आप इमेज नहीं बनाओगे तब तक आपको रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। तो अभी मैं बोर्ड की तरफ चलता हूँ, भारत का बोर्ड लगाता हूँ। तो अभी मैंने भारत का बोर्ड लगा दिया है यहाँ पे, और एक एक करके ऊपर से नीचे की साइड में हम जो महाजनपद हैं उन्हें इस नक्शे में लोकेट करते चलेंगे। सबसे पहला जो महाजनपद यहाँ पे लिखा हुआ है वो है गांधार महाजनपद, जिसकी राजधानी है तक्षशिला, और वो रावलपिंडी पेशावर वाला क्षेत्र है। तो इस जगह पे पाकिस्तान में यहाँ पे पहले नंबर पे है वो है गांधार महाजनपद। गांधार की राजधानी है तक्षशिला, और उसका जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान का रावलपिंडी वाला और पेशावर वाला क्षेत्र है। दूसरा नंबर पे आ जाता है हमारे राजस्थान में मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी है वो विराटनगर है, और
उसका जो क्षेत्र है आज के समय पे जयपुर वाला क्षेत्र है। उसके बाद में हम तीसरे महाजनपद की बात करते हैं, सूरसेन महाजनपद, राजधानी मथुरा और मथुरा के आसपास वाला क्षेत्रफल। यानी ये दो नदियां जो जा रही हैं, मैं इनके बारे में दोबारा से आपको बता देता हूं। ये दो नदियां हैं, एक नदी है यमुना, यहाँ से निकलती है और इस तरीके से दिल्ली के पास में, मथुरा के पास में, आगरा होते हुए, आगरा के बाद में ये इलाहाबाद में जाके या गंगा नदी में मिल जाती है। ये ऊपर से गंगा नदी आ रही है इस तरीके से और इलाहाबाद में ये दोनों आपस में मिलती हैं, यहाँ पे संगम होता है। उसके बाद में इधर चलती जाती है यूपी से निकलते हुए पटना, बिहार पटना, और उसके बाद में इसके दो भाग हो जाते हैं, एक हुगली नदी और एक जाती है आगे की साइड में जिसे पद्मा नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में चली जाती है। तो अभी हम देखेंगे कि मथुरा जो है वो यमुना नदी के पास में है और यहाँ पे जो साम्राज्य बना था, जहाँ पे जो महाजनपद बना था वो तीसरे नंबर का था। तीसरा नंबर जो है वो अपना सूरसेन महाजनपद, मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, छोटा दिखेगा, आप उससे टैली करते चलें। तीसरा नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सूरसेन के बाद में हम चौथे नंबर पे बात करते हैं, वो है कुरु। कुरु का मैंने क्षेत्र बताया हरियाणा वाला, और उसकी राजधानी जो बताई है वो अपनी इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली। तो यहाँ पे कुरु नाम का एक राज्य पनपता है, महाजनपद जो है वो फैलता है और उसकी जो राजधानी रही होगी वो इंद्रप्रस्थ के पास में रही होगी। अगला पांचाल। पांचाल जो है वो यमुना गंगा से आगे इधर की साइड में जाने पर 5वें नंबर पे पांचाल महाजनपद है और पांचाल महाजनपद की राजधानी जो है अहिछत्रपुर है, वो आपको याद नहीं रखनी है ऐसा कुछ खास, ठीक है। उसके बाद में हम 6वें नंबर पे आते हैं, 6वां मैंने बताया था कौशल महाजनपद, उसकी राजधानी जो है श्रावस्ती। इधर की साइड में यहाँ पे कौशल महाजनपद है, मैं नंबरिंग लिखता जा रहा हूँ, कौशल महाजनपद, ठीक है। उसके बाद में कौशल से थोड़ा सा आगे है मल्ल महाजनपद, यहाँ पे 7वां नंबर इस जगह पे मल्ल महाजनपद। क्षेत्र देख लीजिए, मल्ल का जो क्षेत्र है देवरिया यूपी, वो देवरिया यूपी यहीं के आसपास वाला क्षेत्र है। कौशल का मैंने बताया था फैजाबाद अयोध्या, यहाँ पे फैजाबाद अयोध्या है तो उसका क्षेत्र है कौशल वाला महाजनपद हो गया। अब 7 होने के बाद में 8वां जो है बज्जी। बज्जी इस जगह पे है अपना नेपाल के नीचे और बिहार में बज्जी महाजनपद। बज्जी महाजनपद की राजधानी जो है वो वैशाली या मिथिला है। 9वां है अंग। अंग की राजधानी चंपा। अंग वाला जो क्षेत्र है बिहार और पश्चिम बंगाल में है और गंगा नदी के ऊपर है, तो ये अंग 9वां नंबर में इस पे डाल देता हूं। उसके बाद में हम बात करते हैं 10वां मगध। गंगा नदी के नीचे की साइड में इधर बिहार वाले क्षेत्र में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद आ जाता है जिसे बोलते हैं मगध। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो राजधानी पुराने समय पे थी राजगृह, गिरिब्रज, और उसके बाद में यहाँ पाटलिपुत्र में उसकी राजधानी आ गई थी। तो अभी हम 10 तक पहुंच गए हैं। 10वां है मगध। 10 के बाद में 11वां है काशी। तो इधर की साइड में गंगा नदी के किनारे ही बनारस शहर है, उसके आसपास वाला जो क्षेत्र रहा वहां पे काशी महाजनपद बना था। उसके बाद में हम बात करते हैं बस, जिसकी राजधानी है कौशाम्बी, और ये इलाहाबाद के आसपास वाला। तो यहाँ पे इलाहाबाद जहाँ पे गंगा यमुना का संगम होता है वहां पे बत्स महाजनपद, यानी कौन सा नंबर है 12वां नंबर। इस तरीके से 11 अपना काशी और 12वां नंबर बत्स महाजनपद। उसके बाद में हम बात करते हैं 13वां कम्बोज। ये हजारा यूपी वाला क्षेत्र है जिसकी राजधानी हटक थी। तो ये जो है अपना गंगा और यमुना के आसपास वाला जो क्षेत्र रहा था उसमें था, यहाँ पे ये नंबर है 13वां कम्बोज, इसकी राजधानी हटक। उसके बाद में हम बात करते हैं 14वां जो नंबर है चेदी। चेदी वाला जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का मतलब होता है झांसी वाला क्षेत्र। ये वाला पूरा क्षेत्र जो है बुंदेलखंड है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 14वां चेदी, और जिसकी राजधानी शक्तिमती है। उसके बाद में हम बात करते हैं 15वां महाजनपद अवंती महाजनपद, जिसकी राजधानी है उज्जैन और क्षेत्र है मालवा उत्तर प्रदेश वाला, मालवा मध्य प्रदेश वाला। तो यहाँ पे उज्जैन एक क्षिप्रा नदी है, उसके पास में उज्जैन शहर बचा हुआ है, तो उसके क्षेत्र में अवंती नाम से एक महाजनपद बना था और जिसकी राजधानी उज्जैन रही होगी। तो इस तरीके से हमने 15वें नंबर पर पहुंच गए। और उसके बाद में 16वां महाजनपद जो दक्षिण में दक्षिण में है, तो उसका नाम है अस्मक महाजनपद, और ये गोदावरी नदी के आसपास वाला क्षेत्र था। इस तरीके से हमने 16 महाजनपदों की लोकेशन इस मैप में बना दी है। सबसे पहले हमने गंगा यमुना बनाई, इधर की साइड में यमुना नदी जा रही है, इलाहाबाद से मिल रही है, इधर गंगा नदी निकल के आ रही है, इलाहाबाद में दोनों मिल जाती हैं, आगे चलती हैं, काशी आता है, उसके बाद में पटना आता है, फिर पश्चिम बंगाल में 2 भागों में बढ़ जाती है, एक हो जाती है हुगली और आगे जाके हो जाती है पद्मा। और इसमें फिर हमने सारे के सारे जितने भी महाजनपद हैं वो बनाए। दोबारा देखिए, पहला महाजनपद बनाया गांधार, उसके बाद में मत्स्य, उसके बाद में सूरसेन, फिर कुरु के बाद में हम इधर की साइड में आ गए पांचाल, कौशल, मल्ल, बज्जी। ये चारों राज्य हैं, चारों महाजनपद हैं, वो नेपाल देश के नीचे हैं, ठीक है। कौशल और मल्ल के बीच में यहाँ पे एक गणराज्य था, कौशल और मल्ल के बीच में, जिस गणराज्य का नाम था शाक्य गणराज्य।
आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बौद्ध धर्म के बारे में, तो उस समय बताऊंगा शाक्य गणराज्य में हमारे बौद्ध भगवान बौद्ध के धर्म के भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये याद रखना, शाक्य गणराज्य नेपाल के क्षेत्र में पड़ रहा है, अपने उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर। इनमें से मल्ल और बज्जी ये दो जो हैं वो गणराज्य थे, यानी कि अभी भी इनका जो राजा है वो जनता चुन रही थी। दो जो थे वो गणराज्य थे, इनका राजा अभी भी जनता चुन रही थी। बाकी सभी राजतंत्र हो चुके थे। ऋग्वेद में ज्यादातर गणराज्य थे, उसके बाद में उत्तर वेदिक में आते आते राजतंत्र होने लगे, और बाद में आते आते बिल्कुल ही सारे के सारे राजतंत्र हो गए। इनमें से ये मल्ल, भज्जी और शाक्य ये तीन जो क्षेत्र हैं नेपाल की तलहटी में, नेपाल के नीचे की साइड में, वो गणराज्य थे। तो उसके बाद में मज्जी के बाद में 9वां अंग देखा, उसके बाद में हमने 10वां मगध देखा। ये बाद में फैलता जाएगा। ये मगध पहले सबसे पहले अंग पर आक्रमण करेगा और अंग को अपने क्षेत्र में मिला लेगा। उसके बाद में बज्जी पर आक्रमण करेगा, बज्जी को अपने क्षेत्र में मिला लेगा। मल्ल पे, काशी पे आक्रमण करते करते मगध जो है वो फैलता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा पूरे भारत पे शासन हो जाएगा मगध साम्राज्य का। मगध साम्राज्य के फैलने का एक कारण यह भी था कि पहले बिहार और झारखंड ये दोनों राज्य एक ही थे। तो झारखंड वाले क्षेत्र में बहुत सारे खनिज मिले थे, तो खनिजों में लोहे के खनिज भी बहुत ज्यादा थे। तो इस मगध वाले राज्य के पास में लोहा अधिक हो गया था। लोहा अधिक हुआ तो वहां पे हथियार ज्यादा होने लग गए थे, हथियार ज्यादा हुए यानी सेना मजबूत हो गई। अब सेना मजबूत हो गई तो बाकी राज्यों पे कब्जा किया जा सकता है। तो ये मगध साम्राज्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आगे आने वाले 3-4 चैप्टरों में। पूरे भारत की राजधानी मगध के आसपास में केंद्रित हो जाएगी, पूरी भारत की शक्ति मगध के आसपास में केंद्रित हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद में 11वां काशी, 12वां बस, 13वां कम्बोज, 14वां चेदी, 15वां अवंती और 16वां अस्मक। तो गुरुजी अब इनमें से कौन कौन से याद रखने हैं? ज्यादातर तो याद नहीं रखने हैं, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। 16 को नाम रटो और उनकी राजधानी रटो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अपने राजस्थान के दो तो आपको याद होनी चाहिए। एक तो है अपना मत्स्य जनपद जिसकी राजधानी है विराटनगर यानी जयपुर वाला क्षेत्र। दूसरा है सूरसेन जिसकी राजधानी है मथुरा। ये वाला जो है इसमें पूरा अपना अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाला क्षेत्र भी आ जाता था। तो दो तो आपको नाम याद रहने चाहिए। उसके बाद में इधर की साइड में गांधार की राजधानी तक्षशिला आपको याद होगी। तक्षशिला महाविद्यालय का नाम भी सुना होगा आपने, विश्वविद्यालय। प्राचीन भारत में 2 विश्वविद्यालय थे, सिर्फ 2 विश्वविद्यालय थे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक था अपने पाकिस्तान में यहाँ पे तक्षशिला, और एक था अपने बिहार में नालंदा। इन दोनों में धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। विदेशों से विद्यार्थी यहाँ पे स्कॉलरशिप पे पढ़ने आते थे। तो यहाँ पे इन दोनों विद्यालयों में बहुत सारी पुस्तकें थी और 10-10 हजार छात्र पढ़ने आते थे। पूरे विश्व में टॉप की यूनिवर्सिटी थी। अगर चीन से अगर कोई विद्यार्थी हायर एजुकेशन लेना चाहता है तो वो भारत आता था बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने, ब्राह्मण धर्म की शिक्षा लेने, जैन धर्म की शिक्षा लेने। उस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 ही विश्वविद्यालय थे पूरे विश्व में। बाकी जगह तो यूरोप वाले तो उस समय विश्वविद्यालय का कॉन्सेप्ट भी नहीं जानते थे। उस समय भारत के पास में तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय 2 थे। तक्षशिला अभी पाकिस्तान के पास चला गया है, वहां पे अभी कोई उन्नति नहीं हुई है। बिहार वाला जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी भारत सरकार ने दोबारा से शुरुआत कर दी है, और वहां पे भी विदेशी छात्र अभी पढ़ने आते हैं। तो ये इन दोनों को विदेशी आक्रांता जैसे जैसे आते गए, इन दोनों विश्वविद्यालयों को नष्ट करते गए। अगर किसी भी देश की संस्कृति को नष्ट करना है तो सबसे पहले वहां की एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दो। एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दो यानी दोनों विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दो, उनकी जो किताबें लिखी हैं उन्हें नष्ट कर दो। जितने भी बाहर से आक्रांता आते थे सबसे पहले विश्वविद्यालयों पर अटैक करते थे। संस्कृति खत्म हो गई, उसके बाद में लोगों में हिम भावना आ जाती है और लोग गुलाम बनने लग जाते हैं। भारत के साथ में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय यही चल रही है। भारत का एजुकेशन सिस्टम आज के समय पे इतना खराब है क्योंकि जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने भारत के बारे में रिसर्च की तो पता चला भारत ओरिजिनली में बहुत महान देश है, लेकिन अंग्रेजों ने जान लिया था इन लोगों की हम इस संस्कृति से दूर कर देंगे, इनकी शिक्षा सिस्टम एक अलग कर देंगे, हमारे जैसा कर देंगे, तो उसके बाद में ये लोग हमारे गुलाम बन जाएंगे। तो लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा पद्धति शुरू की थी कि जो शरीर से तो भारतीय देखें लेकिन दिमाग से अंग्रेज हो, यानी रट्टाफिकेशन कराओ, क्लर्क बनाओ जबरदस्ती से। उसके बाद में पूरा एजुकेशन सिस्टम आज तक तबाह हुआ पड़ा है भारत का। आज तक कोई सुधार नहीं हुआ है। अब भी बच्चापन से रट्टाफिकेशन ही सिखाया जाता है। अब भी बच्चे को बस क्लर्क बनाने की
क्लर्क बनाने की शिक्षा दी जाती है। मतलब रट्टाफिकेशन करो, पास हो जाओ कैसे भी करके, परसेंटेज आना ही मैटर करता है बच्चे के लिए। कुछ क्रिएटिविटी, कुछ नई चीजें सीखना मैटर नहीं करता, समझना मैटर नहीं करता आपके लिए। यही सिस्टम चला रहा है। मतलब 16 महाजनपद हैं, आप इनको समझते नहीं है। कभी भी आपने मैप में बनाने की कोशिश नहीं की होगी। अब अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो सोचा नहीं होगा क्यों बनाऊं मैप में, बस कुछ एक के नाम याद कर लो, ट्रिक ढूंढ लो। आप अभी ट्रिक चल रही है, ट्रिक ट्रिक पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि ट्रिक ढूंढ लो जल्दी से और रट्टे कैसे भी पास हो जाओ। ट्रिक्स से काम नहीं चलता है, ट्रिक्स से आपकी जिंदगी कठिन हो जाती है। ट्रिक्स मत ढूंढो, चीजों के बारे में समझो, क्यूरियोसिटी बनाओ, चीजों के बारे में अपनी सोच विकसित करो, तब जाके आप थोड़ा सफल इंसान बन सकते हो। बाकी तो जो चल रहा है मेघालय के द्वारा जो बनाया है वो चलता रहेगा। तो उस समय जो दो विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला और नालंदा, उनको खत्म कर दिया गया विदेशी आक्रांताओं के द्वारा। और आज समय आप देख सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं, इन सभी को देख लिया है, उसके बाद में कौन कौन से याद रखने हैं। गांधार का याद रखना है, तक्षशिला, उसके बाद में ये चार आपको याद रखने हैं, ये चार, पांचाल, कौशल, मल्ल, बज्जी। पांचाल, कौशल, मल्ल, बज्जी, एक दो बार बोल लीजिए। पांचाल, कौशल, मल्ल, बज्जी, एक बार और बोल लीजिए। पांचाल, कौशल, मल्ल और बज्जी, ये नेपाल की तराई में स्थित चार महाजनपद थे। इनमें से मल्ल और बज्जी दोनों गणराज्य हैं, और यहाँ पे कौशल और मल्ल के बीच में एक शाक्य गणराज्य भी है। इसके बाद में सबसे पूर्व दिशा में एक राज्य है, उसका नाम याद रखना है, अंग महाजनपद है। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ समय बाद में होने वाला है वो मगध है। काशी का आपको कोई जरूरत नहीं है, बत्स की याद नहीं रखना है, इधर की साइड में याद नहीं रखना है, अवंती याद नहीं रखना है, चेदी याद नहीं रखना है, अस्मक जरूर याद रख लेना। सबसे दक्षिण में जो है वो है अस्मक, और अस्मक की राजधानी है पोटली। तो आप अस्मक याद रख लें, मगध याद रख लें, मगध की राजधानी राजगृह और गिरिव्रत थी, जिसे बाद में पटना कर दिया गया। अंग याद रखें, सबसे पूर्व में जो महाजनपद है वो अंग, सबसे पश्चिम में जो है वो तक्षशिला। इस तरीके से मैंने 16 महाजनपदों को डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ पे स्थित थे, उनकी राजधानियां क्या थी, उनका जो क्षेत्र था वो क्या था। तो आपकी समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। बाकी आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कुछ भी आपकी समझ में नहीं आया होता, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। राम राम साहब।